हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सामाजिक विज्ञान के छठे यूनिट के बारे में। यूनिट का नाम है भूगोल का स्वरूप। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, भूगोल का अर्थ क्या है। हिंदी में भूगोल शब्द भू तथा गोल शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है गोल पृथ्वी। भूगोल शब्द केवल पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का बोध कराता है। अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी में हमें अधिक महत्वपूर्ण तत्व हाथ लगता है। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थनीज द्वारा 234 ईसा पूर्व सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो यानी कि पृथ्वी और ग्रोफस यानी कि वर्णन करना, इस तरह से ध्यान रखना है। और भूगोल की परिभाषाएं आइए देखते हैं किन किन्होंने दी है। तो W.G. मूर के अनुसार परिभाषा देखिए, भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी तल के धरातलीय लक्षणों, जलवायु व वनस्पति वनस्पति, मिट्टियाँ, उपज, मानव इत्यादि तथा उनके विवरण का वर्णन किया जाता है। तो ये यहाँ पर भूगोल हुआ। दूसरा परिभाषा किसने दी, एकरमैन के शब्दों में, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर संपूर्ण मानव जाति और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतः क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा ध्यान रखनी है दोनों। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस यूनिट से बनेंगे उनके बारे में। देखिए, पहला प्रश्न है कारण बताइए। इस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके क्यों रहते हैं। तो कारण बताइए। इसका उत्तर देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह क्षेत्र अधिक गर्म नहीं हो पाता। यहाँ हमेशा तापमान 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, इसलिए यहाँ पर बर्फ रहती है। इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। दूसरा प्रश्न है, पवन क्यों चलती है, कारण बताइए। पवन दो स्थानों के वायुदाब के अंतर के कारण चलती है, इस तरह से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कारण बताने का, ऊंचाई की ओर बढ़ने पर हमें कठिनाई क्यों महसूस होती है, कारण बताइए। इसका उत्तर देखिए, निचले स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने से ऊपर जाने पर यह हमें नीचे की ओर खींचता है, जिससे ऊपर की ओर जाने पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, जिससे कठिनाई का अनुभव होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें ऊपर जाने पर नीचे की ओर धकेलना महसूस होता है, या फिर ऊपर जाने में हमें कठिनाई का महसूस होता है। इस तरह का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए, उद्योग किसी क्षेत्र विशेष में ही क्यों अधिक विकसित होते हैं। तो उद्योग उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां पर उन्हें हर प्रकार की अनुकूल दशाएं उपलब्ध हों, ताकि उद्योग अधिक दक्षता से विकसित हो सके, इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सघन वनस्पति क्यों पाई जाती है, कारण बताइए। तो इसका कारण है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिक तापमान व वर्षा के कारण सघन वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में तापांतर अधिक क्यों होता है। इसका उत्तर देखिए, मरुस्थल में रेत ही रेत पाई जाती है तथा रेत का यह गुण होता है कि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, तो तापांतर अधिक पाया जाता है, जल्दी जल्दी तापमान में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अगला टॉपिक आता है सुनामी को लेकर के। सुनामी महासागरों की तली में हुई भूकंपीय घटनाओं के बाद उठी जल की ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरों को कहते हैं सुनामी। और सुनामी अपना प्रभाव केवल तटीय क्षेत्र पर ही डालती है। तट से दूर स्थित एवं अधिक ऊंचे स्थानों पर सुनामी नहीं पहुंच सकती है। सुनामी से राजस्थान जैसे आंतरिक राज्य कभी प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि लहरें सैकड़ों किलोमीटर की स्तरीय दूरी तय करके यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। सुनामी एक वैश्विक घटना है जिसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्रों पर भी हो सकता है। उदाहरण के लिए 2004 की सुनामी से भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, पूर्वी अफ्रीका के कई देशों के तटीय क्षेत्रों पर भी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जहां पर लाखों लोग मारे गए। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कंपास से दिशा कैसे ज्ञात हो जाती है, कारण बताइए। इसमें देखिए, दिशा ज्ञात करने का यह सर्वोत्तम यंत्र है। इसका प्रयोग दिन के किसी भी समय पर किया जा सकता है। कंपास नाविक, सर्वेक्षणकर्ता तथा अन्वेषण का अच्छा मार्गदर्शक है। कंपास एक गोल डिबिया के आकार का यंत्र होता है। इसमें स्वतंत्र रूप से घूमने वाली एक चुंबकीय सुई लगी होती है। इसके डायल पर दिशाएं तथा डिग्रियां अंकित होती है। जब कहीं कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं होता तो कंपास में लगी हुई चुंबकीय सुई सदा पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करती है। चुंबकीय उत्तर की स्थिति स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। इसके द्वारा गणना कर सही दिशा का ज्ञान करते हैं। तो कंपास के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, वायुदाब मापी से वायुदाब कैसे मापा जाता है। वायुदाब में भार होता है और इसी कारण पृथ्वी के ऊपर सहस्त्रों मील तक विस्तृत वायुमंडल हमारे ऊपर निरंतर
चतुर्दिश दबाव डालता रहता है। इस दाब को संतुलित करने व नापने के लिए वायु दाब मापी का आविष्कार हुआ। इस दाब को उसने वायुमंडलीय दाब की संज्ञा दी और पारे से भरी हुई नली में पारे के स्तंभ को इस दाब द्वारा संतुलित करके उन्होंने वायुमंडलीय दाब को मापने का प्रयास सफल किया। वायुदाब मापी एक वी आकृति की नली होती है जिसमें एक छोटी व बड़ी भुजा होती है। इसमें पारा भरा रहता है और छोटी भुजा का सिरा बंद रहता है। छोटी भुजा में द्रव के ऊपर के रिक्त स्थान में द्रव वाष्प के अतिरिक्त वायु अथवा अन्य कोई गैस अवशिष्ट नहीं होती है। खुली नली में द्रव तल पर वायुमंडलीय दाब तथा बंद नली में द्रव के वाष्प की दाब पड़ती है। इस कारण दोनों द्रव तलों में भी अंतर आ जाता है। यदि द्रव की वाष्प का दाब उपेक्षणीय हो तो खुली नली में पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब द्रव तलों के अंतर के समान लंबे द्रव स्तंभ के भार के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यदि द्रव का घनत्व तथा प्रयोग स्थल पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व ज्ञान ही हो तो वायुमंडलीय दाब की गणना की जा सकती है। इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में टेलीस्कोप क्या होता है उस बारे में जानते हैं। देखिए, टेलीस्कोप या दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरदर्शी से सामान्यतया लोग प्रकाशीय दूरदर्शी का अर्थ ग्रहण करते हैं, परंतु दूरदर्शी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अन्य भागों में भी काम करता है। दूरदर्शी साधारणतया उस प्रकाशीय तंत्र को कहते हैं जिससे देखने पर दूर की वस्तुएं बड़े आकार की और स्पष्ट दिखाई देती हैं। बोलचाल की भाषा में दूरदर्शी को दूरबीन भी कहते हैं। तो इस तरह से टेलीस्कोप के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है उस बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य ग्रहण होने का कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बीच में ही चंद्रमा द्वारा रोक लिया जाता है, तो पृथ्वीवासियों को सूर्य का कुछ हिस्सा दिखना बंद हो जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी की समान भाग के लिए एक साथ नहीं हो सकता। ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो देखिए, जब परिक्रमा करते हुए कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और चूंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश द्वारा चमकता है अतः पृथ्वी की छाया के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता। इस प्रकार जितने भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है वह भाग दिखाई नहीं देता तथा शेष भाग दिखाई देता रहता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि पूर्ण चंद्रमा ही लुप्त हो जाता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में आपको जानकारी रखनी है। चित्र में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो फिर सूर्य ग्रहण होगा, कि सूर्य ठीक से दिखाई नहीं देगा तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। और यहाँ पर दूसरे चित्र में आपने देखा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है तो फिर चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा पूरा, तो फिर यहाँ पर पृथ्वीवासियों के लिए चंद्र ग्रहण होगा। तो ये बिंदु आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। आपकी पढ़ाई में इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और इस पेपर के सामाजिक के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट से आप बाकी सभी यूनिट्स को क्रम वाइज देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।